तो वेलकम दोस्तों टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियोस द कंपनीज एक्ट 2013 द रियल जर्नी स्टार्ट्स हियर। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में दैट वाज फॉर जनरल नॉलेज पर्पस, इट वाज नॉट कवर्ड अंडर आईसीएस स्टडी मटेरियल। ठीक है, सो बेसिकली ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, ये चैप्टर आपको एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स के लिए दिख सकता है। ठीक है, और हमारे लेक्चर्स की एक खासियत होने वाली है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जिसके अपने पास मतलब अपने नोट्स नहीं है खुद के बनाए हुए हैं, उसको हम आईसीएस स्टडी मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। और जो नोट्स हमने भी बनाए हैं दैट आई विल शो यू इन द लेटर चैप्टर्स, तो वो भी हमने आईसीएस स्टडी मॉड्यूल से एज इट इज उठाया है, उसको सिर्फ थोड़ा कलरिंग वगैरह करके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको एक बताता हूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोप कितना है, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कितना आएगा और आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ रीड करते हैं इसको। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स ये पढ़ेंगे हम लोग। कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है वो पढ़ेंगे। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट वो पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, वो सब पढ़ेंगे। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज एमओए एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इज एओए, ये क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ पार्ट 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो चलो अभी मैंने जो बताया था, ठीक है, 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसको इवॉल्व क्यों हुआ और उसको अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंजेस, और जिसको एक्सपांशन हो रहा था, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि यार 1956 के कोई जो भी मतलब प्रोविजंस है, दोज आर नॉट एज इट इज, दोज कैन नॉट बी एप्लीकेबल एज इट इज इन द करंट सिनेरियो। तो इनको कुछ जगह पे ऐसा 2013 में रियलाइज, मतलब उसके पहले ही 2012 में जब ये प्रेजेंट हुआ था तभी इनको रियलाइज हो गया था कि यार कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि यार कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा रिवैम्प कर देते, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट अभी 60-70 ईयर्स हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने पूरा रिवाइज किया, रिवैम्प किया, एंड दे केम अप विद द कंपनीज एक्ट 2013 विद 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, चैप्टर्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो मेजर जो इसका क्या बोलते हैं उसको कि जरूरत थी टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, तीन क्या थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना, मतलब रेगुलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना। सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस, मतलब रेगुलेशन जो भी उसमें दिए हुए थोड़ा सिंप्लीफाई करना, पहले 1956 में जो थे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, मतलब अभी आप देखोगे तो कुछ भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनीज में, उनके इंटरेस्ट को बेसिकली सेफगार्ड करना वाज अ मेन ड्यूटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट किस किस को एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट थिंग, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब हमने जो भी देखे वो कंपनीज लॉ जो भी इवॉल्व हुआ था वो कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी वो अगर कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड है एंड और करंट कंपनीज एक्ट के अंडर वो कहीं पे इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो दैट कंपनी विल बी कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी अंडर 1956 एक्ट, तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं है। नो भाई, दैट इज नॉट द केस, आपके ऊपर भी वो एप्लीकेबल है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज को भी एप्लीकेबल है। अभी आप देखोगे ना, तो इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, ये तीन कंपनीज जो है, ठीक है, इनके अपने अपने अलग एक्ट्स हैं। अगर उसके प्रोविजन कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट उन पे भी एप्लीकेबल है, और जहां पे ये प्रोविजंस उससे इनकंसिस्टेंट है वहां पे वो स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फॉर दैट स्पेसिफिक सेक्शन और फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोविजन। मतलब इन तीनों कंपनीज में, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इसमें मेजरली उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स फॉलो किए जाएंगे, बट जहां पे वो कंसिस्टेंट है विद द कंपनीज एक्ट वहां पे कंपनीज एक्ट फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, ये सब में देते हैं, इसका कुछ मतलब आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और सच बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय
any act for a time being in force and as a central government may by notification specify, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन तो वो उसको भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो हो, मतलब एप्लीकेबल होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो इस कंपनी जो इस कंपनीज एक्ट में या फिर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये 3 कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बाय नोटिफिकेशन कुछ किया है, उन्होंने बताया कि इस कंपनी को एप्लीकेबल होगा तो उसको भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, विथ मी, ओके। चलो अभी कंपनी का एक्चुअल मीनिंग क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है, तो आप देखोगे ना कंपनी के फीचर जो है वही कंपनी को डिफाइन करता है, ठीक है। अभी ये भाई साहब जो है चीफ जस्टिस मार्शल, ये कुछ इंग्लिश में कुछ बहुत भारी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन इज अ आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल इंटेंजिबल एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली ये मोटा मोटी क्या बोल रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब नेचुरल पर्सन, मेरे जैसा आपके जैसा नेचुरल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, मतलब विच इज इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टेंस, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है सिर्फ लॉ में, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बात तो सही कर रहे हैं बट थोड़ा ज्यादा भारी इंग्लिश में किया है, ठीक है यार। इसको मतलब ये एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे प्रोफेसर हैने, हैने क्या बोलते हैं, हैने भाई साहब क्या बोलते हैं। अभी मार्शल भाई साहब ने कुछ बोला, अभी हैने भाई साहब बोले, मैं भी कुछ बोलूंगा, ठीक है। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब एक एसोसिएशन है जो इनकॉर्पोरेट मतलब फॉर्म हो चुकी है, विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ऊपर भी उन्होंने वही बोला था कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है अंडर लॉ, ठीक है। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये 3 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसको मार्क करके रखो, ये इसके कंपनी के फीचर्स भी होने वाले आगे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब जो रजिस्टर हुई है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय अ लॉ, मतलब लॉ ने उसको क्रिएट किया है, ठीक है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अभी ये 3 चीजें क्या है हम लोग फीचर्स ऑफ कंपनी में देखेंगे, ठीक है। ये तो पहले मार्शल भाई साहब ने बोला, फिर हैने भाई साहब ने बोला, ये हैने मोस्ट प्रोबेबली ही होगा, आई डोंट नो। तो उसके बाद आते हैं कि कंपनी का कंपनीज एक्ट का सेक्शन 220 कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। ये बहुत मस्त है भाई, जिसने भी लिखा है ना वो तोड़ तोड़ लिखा है उसने, ठीक है। ये क्या बोलता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब कंपनी क्या बोल दिया भाई, मतलब इस लॉ में या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तू है बट तुझे पता नहीं है तू है। अब देखेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्यों है, आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी पे। फीचर्स में 4 मेजर फीचर्स है, ठीक है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, मतलब इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, मेंबर अलग कंपनी अलग। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूं क्योंकि ये नीचे अगर आप जैसे जैसे जाएंगे ना वैसे वैसे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर अलग कंपनी अलग। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी अमर है भाई, 7 चिरंजीवियों का नाम सुना है, उसमें 8वां जोड़ दो कंपनी, कंपनी अमर है, ठीक है। मेंबर्स मरे, डायरेक्टर्स मरे, सब भाड़ में जाए, कंपनी रहेगी। अभी अगर आप देखोगे कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनीज है, जो जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था, अभी रतन जी टाटा के होने के बाद भी कंपनी तो चल रही है ना, तो कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी अमर है। 3 लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी मतलब शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी इन द कंपनी विल बी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जिसको मतलब कौन चला सकता है, कंपनी अपने आप तो नहीं चल सकती ना, मतलब मैं कंपनी हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ, मैं कैसे कंपनी कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी के लिए कोई तो आदमी होना चाहिए, मतलब आदमी औरत जो भी है भाई, अपनी जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं। कंपनी चलाने के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग एज ए एजेंट उसका होना चाहिए, ठीक है। तो 4 कौन से मेजर फीचर्स देखें,
सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी इसको हम तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे। मजा आ रहा है ना भाई? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि बहुत सर बहुत मजा आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आओ, ठीक है? तो हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी ये कंपनी का एक यूनिक कैरेक्टर है, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको एक कपड़ा पहना जाता है लीगल पर्सनैलिटी। मतलब अगर आप देखो ना, कंपनी को मैंने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया है तो कंपनी अपने आप में एक स्पेसिफिक, सॉरी यहाँ पे ना कैमरा, स्पेसिफिक एक पर्सन बन जाता है, लीगल पर्सन बन जाता है कंपनी, ठीक है? कंपनी को सेम राइट्स मिलते हैं, सेम पावर्स मिलते हैं जैसे कि एक इंसान को मिलने चाहिए, ठीक है? इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब मैंने जो बोला, बेसिकली कंपनी अलग, मेंबर अलग, शेयर होल्डर एंड कंपनी एक चीज नहीं है, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? कंपनी खुद की कार ओन कर सकती है, कंपनी खुद की प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कंपनी खुद का बैंक अकाउंट बना सकती है, कंपनी खुद लोन ले सकती है, कंपनी लाइबिलिटी ले सकती है, कंपनी एसेट क्रिएट कर सकती है, कंपनी शादी नहीं रे शादी नहीं कर सकती भाई। मतलब कंपनी ये सब तो कर सकती है ना कि एसेट क्रिएट करो, लाइबिलिटी क्रिएट करो, लोन ले लो, ठीक है? तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंपनी कैन बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इसमें मेजरली जो आपको ध्यान में रखने जैसा है कि कंपनी अलग, मेंबर अलग, ठीक है? कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम although the capital and asset contributed by the shareholder। मतलब आप क्या बोलोगे कि अभी एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कालीन भैया कट्टा प्राइवेट लिमिटेड में या फिर कट्टा लिमिटेड में शेयर होल्डर है, कालीन भैया ने उसमें कैपिटल डाला है, कालीन भैया ने उसने एसेट होल्ड करके, मतलब उसी कैपिटल से उसने एसेट होल्ड करके रखे हैं। बट कालीन भैया सिर्फ वो कैपिटल जो डाला है उनके शेयर्स, उसके ओनर है। जो भी एसेट्स लिए है वो कैपिटल यूज करके, दैट इज ओन्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी के एसेट्स पे कालीन भैया का कुछ भी हक नहीं है बेसिकली, ठीक है? कालीन भैया का हक किस पे है? उसके शेयर्स, मतलब जो शेयर्स ओन करता है उस पे है, ठीक है? तो इसलिए अगर आप ये पढ़ोगे ना, द कंपनी इज केपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम although the capital and assets are contributed by the shareholder, the company become the owner of the capital and the assets, ठीक है? The shareholders are not the private or joint owners of the company's property। दिस इज क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे बहुत सही केस लॉ है, इसको मतलब डिफाइन करने के लिए बहुत सही केस लॉ आया हुआ है, ठीक है? मक्यूरा, ये क्या है? मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 बिफोर इंडिपेंडेंस का ये केस लॉ है, ठीक है? तो ये केस मतलब बेसिकली ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, तो इसको हम लोग और एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये केस लॉ देख के हम ये लेक्चर यहाँ पे बंद करेंगे, ये पार्ट जो है इस लेक्चर का, दैट वी विल स्टॉप हियर ओनली, ओके? अभी इसमें क्या हो रहा है कि मेंबर डज नॉट इवन हैव ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? एक बहुत मजेदार केस लॉ है। एक मखूरा करके एक आदमी था, मतलब जो भी मखूरा करके एक इंडिविजुअल था। अब मखूरा ने क्या किया, ये जो नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी है इसमें 99.99% ओनरशिप ली थी मखूरा ने। अरे यार इसका नाम मकोरा ने ली थी, ठीक है? टिम्बर कंपनी थी, और इसका जो भी स्टॉक है ना, अभी फॉर एग्जांपल इसका 100 करोड़ का स्टॉक है, मखूरा ने क्या किया कि ये स्टॉक पे खुद इंश्योरेंस लिया, मखूरा के नाम पे इंश्योरेंस लिया, बट स्टॉक की ओनरशिप किसकी है? ओनरशिप है नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, ठीक है? अब होता क्या है, लग जाती है आग, उसका हो जाता है सत्यानाश, सारा स्टॉक जल के खाक हो जाता है, ये मुंह उठा के चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये क्या बोलता है कि नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी मुझे मेरा पैसा दो, क्योंकि स्टॉक जल गया। कंपनी बोलती है साले स्टॉक किसका था? स्टॉक था टिम्बर कंपनी का, ठीक है? स्टॉक टिम्बर कंपनी का था, तो तू पैसे मांगने क्यों आया? ये बोलता है अरे पर यार उस पे इंश्योरेंस तो मैंने ले रखा था। बोलता है यार स्टॉक उसका था तो इंश्योरेंस उसने लेना चाहिए था, यू आर नॉट ओनर ऑफ द स्टॉक ओनली, तो तुझे हम पैसा दिए ही क्यों? तो ये दिस इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है? ये आप केस लॉ आराम से पढ़ लेना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस लॉ, मैंने आपको सिर्फ क्रक्स बताया है, ठीक है? उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में डाई और चेंज, but the company goes on till it is wound up on the grounds specified by the act। कंपनी को
मतलब अभी आप अपने मतलब धर्म में बोलते हैं ना कि बहुत सारे धर्मों में बोलते हैं भगवान ही क्रिएचर है, मतलब क्रिएटर है ऑफ द ऑल द लिविंग बीइंग्स, भगवान ही डिस्ट्रॉयर है। तो ऐसे कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट ही क्रिएटर है एंड कंपनीज एक्ट ही डिस्ट्रॉयर है। कंपनी एक्ट बोलता भी है कि कंपनी कैसे बनाए, एंड वो बोलता भी है कि कंपनी को डिस्ट्रॉय मतलब वाइंड अप कैसे करे। तो कोई भी पर्सन मर गया, गुजर गया, इधर गया उधर गया, संन्यास ले लिया, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के शेयर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे अनलिमिटेड टाइम ट्रांसफर हो सकते हैं। बट कंपनी अमर है, कंपनी 7 चिरंजीवियों में से 8वां चिरंजीवी है। ठीक है, ये मैंने जो बताया था आपको रतन टाटा जी का एग्जांपल लेके कि टाटा ग्रुप अभी भी चल रहा है आफ्टर जमशेदजी टाटा, आफ्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप इज स्टिल रनिंग। सो दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी विच ही इज अ मेंबर। इसमें दो प्रकार की होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब अब आप तीन समझो, लिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये तीन कंपनी के टाइप्स है लाइबिलिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करने जाए। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है कि कंपनी के डेट्स जो है, मतलब अभी 100-200 रुपए के डेट्स है कंपनी पे, 200 रुपए की रिकवरी करनी है कंपनी से। बट मैं अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ और मेरा अनपेड शेयर कैपिटल, मतलब अगर आप देखोगे 100 रुपए का मेरा शेयर कैपिटल है रोहन का। ठीक है, कंपनी पे 200 रुपए की लाइबिलिटी है, मैंने 70 रुपए ऑलरेडी पे किए हैं, 30 रुपए मेरा अनपेड है। जब भी कोई कंपनी से 200 रुपए मांगने आएगा तो मैं सिर्फ ये 30 रुपए के लिए ही लायबल हूं। ठीक है, बिकॉज आई एम लिमिटेड बाय शेयर्स, मेरा लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप इतना ही है। मैं 100 रुपए के ऊपर दे ही नहीं सकता कंपनी को, मैं 100 रुपए ओन करता हूँ, 100 रुपए के ऊपर की लाइबिलिटी मैं क्यों बेयर करूँ? और उसमें से भी 70 रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं ऊपर के जो 30 रुपए है वही दूंगा सिर्फ। ठीक है, तो ये अगर आप पढ़ोगे, डेट्स ऑफ द इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी द डेट्स ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट ऑफ अ शेयर होल्डर। 200 रुपए के 200 रुपए मेरे डेट नहीं बनेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब 100 रुपए, और उसमें से भी 70 रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। तो शेयर होल्डर्स, ये नो इन नो केस कैन द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। 30 रुपए से ज्यादा तुम मांग ही नहीं सकते घंटा। ठीक है, सर पर्सनल क्यों हो रहे हो? अरे नहीं यार, मांग नहीं सकते तो मांग नहीं सकते साला। चलो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब इसमें क्या होता है कि मैंने जितना गारंटी दिया है कंपनी में उतनी ही मैं कंपनी को पे करूंगा। मतलब अगर मेरा 100 रुपए का शेयर कैपिटल भी है, बट मैंने कंपनी को बोला है कि यार अगर तू वाइंड अप होता है ना, वाइंड अप की केस में मैं क्या करूंगा, मैं 150 रुपए दूंगा तुझे, भले ही मेरा 100 रुपए का शेयर कैपिटल है। इसमें द पर्सन हैज टू पे 150 रुपीज एज इट इज लिमिटेड बाय द गारंटी ऑन द वाइंडिंग अप। और गारंटी मतलब कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में लाइबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ही आते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट दिस पॉइंट। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी में यार सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा शर्ट कंपनी का है, तुम्हारा चश्मा कंपनी का है, तुम्हारी चड्डी कंपनी की है, तुम्हारा बनियान कंपनी का है, तुम्हारा चप्पल कंपनी का है। ठीक है, अब लास्ट जो फीचर है कंपनी का, आर्टिफिशियल लीगल, नहीं नहीं और एक है, कॉमन सील भी है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है आज हम यहां तक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। माँ के कोख से कंपनी नहीं आ सकती। ठीक है, कंपनी आती कैसी है, इसको कंपनीज एक्ट बनाता है। तो कंपनी इट इज लीगल और जुडिशियल एट एज इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, बट इसको इंडिविजुअल के राइट दिए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट ओन कर सकती है, लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटी इन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकती है, एक्वायर दूसरे किसी में राइट एक्वायर कर सकती है। बट कंपनी जेल नहीं जा सकती, कंपनी मैरी नहीं कर सकती, मतलब दूसरे से शादी नहीं कर सकती, कंपनी ओथ नहीं ले सकती। ठीक है, हेंस इट इज अ लीगल पर्सन, ये सिर्फ लीगल पर्सन है। ओके, as the company is an artificial person it can act only through the some human agency that is directors। कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकती, मतलब कंपनी को अगर फॉर एग्जांपल कंपनी को लैपटॉप लेना है तो कंपनी उठ के नहीं बोल सकती कि मुझे लैपटॉप दो, उसके लिए उसको एक ह्यूमन एजेंसी असाइन करना पड़ेगा। उसमें ह्यूमन एजेंसी कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर्स आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दे आर ह्यूमन एजेंट। डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ अ कंपनी नॉट ऑफ अ शेयर होल्डर, क्योंकि हमने पहले ही देखा है
कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर्स आर द ह्यूमन एजेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड नॉट अ शेयर होल्डर्स। ठीक है, लास्ट वाला जो आता है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का थप्पा। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है और कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर जहां भी करना होता है, देयर इज अ कॉमन सील जो कि उसको ऑथेंटिकेट करता है कि दिस इज ऑथोराइज बाय द कंपनी। ठीक है, कॉमन सील का कंसेप्ट जो था, तो उसको अभी के लिए मतलब थोड़ा रिलीफ दे दिया है उसमें। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या बोला गया था कि कॉमन सील जो है, मतलब जो सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है कॉमन सील, तो उसका एक अल्टरनेटिव दिया गया है। अभी अल्टरनेटिव में क्या दिया गया था? अल्टरनेटिव में बोला गया है कि इफ कंपनी हैज ऑप्शन नॉट टू हैव अ कॉमन सील, उस केस में क्या होगा? अगर उसको कुछ ऑथराइज करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इसके दो डायरेक्टर्स, कंपनी के दो डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन बिहाफ और ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी हायर किया है, देन वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑथराइज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट का चांस है, डू लेट मी नो। दिस इज माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।